चलिए भाई शुरू करें गुरु आज की मुलाकात, आज की चर्चा इस एमसीक्यू सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी बैंकर्स हमारे मित्र आते हैं भैया आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी बैंकर्स आ चुके हैं एक बार सभी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें ताकि आज की बातचीत शुरू की जाए। आज हमारी जो बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल सी पर ही होगी, जैसा कि आपसे वायदा किया गया था। मॉड्यूल सी पर मैं आपसे पूरी बातचीत करूंगा। मॉड्यूल सी की आज ये 5th क्लास है, तो आज मॉड्यूल सी की जो आखिरी 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट आपकी है जिसमें भारत में जो रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, पीएफआरडी हो गया, आईआरडी हो गया, इनके क्या रूल्स हैं उस पर आज क्वेश्चन हैं। और दूसरा इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म हुए हैं, ये 2 आखिरी यूनिट हैं इन पर आज हमारी बातचीत होगी। यानी जो कल की मुलाकात होगी वो मॉड्यूल डी से शुरू करेंगे हम लोग पहली क्लास, और मॉड्यूल डी में थोड़ी ज्यादा क्लासेस होंगी क्योंकि आपको भी पता है मॉड्यूल डी में यूनिट्स ज्यादा हैं इसलिए उसमें ज्यादा क्लासेस होंगी। तो मॉड्यूल सी को आज हम लोग पूरा पूरा कवर कर लेंगे। जितने भी नए बैंकर्स आज हैं, चाहे वो इसे लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड किसी भी मोड में देख रहे हो, उनको ये मैं बता दूं भैया, ये जो एमसीक्यू सीरीज शुरू की गई है ये आपके जेआईबी अक्टूबर एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के शुरू किया गया है। इस एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। पहले हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट की भी क्लास चली। नए बैंकर्स को मैं बता दूं पूरे सिलेबस में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने सब पढ़ाया है। 50 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर क्लासेस हुई हैं, जिसकी सारी वीडियो आपको इसी यानी जेआईबी सीआईबी वाला के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद तब एमसीक्यू सीरीज शुरू किया गया जिसमें मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी ऑलरेडी कवर हो चुका है। मॉड्यूल सी को आज हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कवर करें, तो पूरा सिलेबस अब एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जा रहा है। शुरू करें फिर आज की सबसे पहली क्लास की, आज के शाम का जो सबसे पहला सवाल है वो देखते क्या है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन बना हुआ है। अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन इनसाइडर। देखो भैया जो सेबी एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस है। आपको ये बताना है कि इनमें से किसको इनसाइडर कहा जाता है। एनी पर्सन होल्डिंग मोर देन 1% शेयर ऑफ अ कंपनी, वो कोई भी व्यक्ति जो उस कंपनी का 1% या उससे ज्यादा शेयर्स रख रहे हैं, या एनी पर्सन विद एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सेस है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव है और जो पब्लिश नहीं है वो आप एक्सेस करवा रहे हैं। क्लियर, ये आपका एक्सेस वहां तक हो गया तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कह रहा है। पब्लिश नहीं मतलब किसी को नहीं पता है, और प्राइस सेंसिटिव है मतलब अगर ये सूचना बाहर आ जाती है या आ गई है तो फिर आपके शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएंगे। सी कह रहा है एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या डी एनी एम्प्लॉय इन अ कंपनी विद लेस देन 5 इयर्स ऑफ सर्विस, ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी सर्विस उस कंपनी में सर्विस करा हो जिसका सर्विस का टाइम पीरियड भी 5 साल से कम हुआ हो। क्या इसके लिए दुरुस्त आंसर होगा? तब तक आप लोग इसका आंसर करिए, मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग बता देता हूं होता क्या है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जब कंपनी का कोई भी व्यक्ति, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, बिना कंपनी की अनुमति के, बिना कंपनी के कंसेंट के कंपनी की प्राइस सेंसिटिव या कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर स्प्रेड करना, लीक करना, बताना या उसका एक्सेस प्राप्त करना जिससे उसके शेयर्स के रेट में अंतर आ सकता है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक क्रिमिनल जो है एक्ट माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सजा भी होती है। इसे अनइथिकल प्रैक्टिस में भी रखा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है सेबी। तो इनसाइडर ट्रेडर वो होता है जो ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैंने बहुत क्लू भी आप लोगों को विधिवत तरीके से दे दिया। सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग को ठीक से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सिलेबस में इसको अलग से लिखा भी गया है। मतलब जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अलग से डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। अंडर सेबी रेगुलेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल टू रजिस्टर्ड एज एफपीआई। सेबी रेगुलेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो सेबी का रेगुलेशन है एफपीआई के लिए, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो एंटिटी है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स में क्या है एलिजिबल है रजिस्टर करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का रिटेल इन्वेस्टर आ सकता है, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कोई भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल केवल आ सकते हैं, या ओनली सोवरेन वेल्थ फंड्स एंड गवर्नमेंट, जो भी सोवरेन गवर्नमेंट होंगी या सोवरेन वेल्थ फंड्स होंगे वो आ सकते हैं, या डी करा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब है जो इंस्टीट्यूशनल, जो जैसे सिक्योरिटीज में, पेंशन फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक्स के शेयर्स में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आ सकते हैं। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इनको कहा जाता है। क्लियर है? इनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एफआईआई और दूसरा होता है आपका क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स।
क्या होगा इसके लिए सही आंसर, क्या होगा इसके लिए दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या दुरुस्त आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या होगा सही आंसर? क्लियर है? एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है? एफपीआई जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो का मतलब है जब आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, असल में यहां पर इन्वेस्टर की जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो दो तरीके से होते हैं, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूएफआई होते ही बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं। इसलिए इसके लिए जो सबसे दुरुस्त आंसर है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करें दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ सेबी स्कोर फंक्शन एज आउटलाइन इन द सेबी एक्ट 1992? सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कोर फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी, इन जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की रक्षा करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। बी करा रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक होल्डर्स एंड सब ब्रोकर्स, जो स्टॉक होल्डर कर रहा हूं, जो स्टॉक ब्रोकर्स और जो सब ब्रोकर्स हैं उनके बिजनेस को रेगुलेट करना। सी कह रहा है प्रमोटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करना। डी कह रहा है प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनको प्रोहिबिट करना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोर फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो हो सकता है वो, लेकिन वो कोर फंक्शन नहीं है। और आपको हमेशा याद रखना भैया, इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बना था, कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो हो सकता है आपको ऐसे वहां पर क्वेश्चन दिखाई दे जिनमें से एक से ज्यादा आंसर आपको सही दिख रहा हो और सही हो भी, लेकिन उसमें जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा आपको सुनना होगा। जैसे आईआईटीज वगैरह के पेपर में पूछा जाता है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको आंसर करना है। तो फंक्शंस आपके, अगर मैं आपको बहुत विधिवत, बहुत गहरे जाके बताऊं, तो बेसिकली फंक्शन ये चारों ही हैं, लेकिन इनमें से कोर फंक्शन कौन सा नहीं है जो उसके सेकेंडरी फंक्शन के रूप में माना जाएगा। क्या होगा भैया सही आंसर? जितने बैंकर्स मित्र आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है गुरु। अरे हाँ या ना, आंसर करते चलिए भैया, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? दुरुस्त आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं भैया। इंटरेस्ट के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये तो इसका मोटिव ही एस्टैब्लिश होने का, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर्स को क्या करना, इनको भी रेगुलेट करना। और फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसको भी प्रोहिबिट करता है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज देखता है, लेकिन ये उसका कोर फंक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली ये भी सही आंसर है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, वी हैव टू चूज दैट आंसर, हमें वो आंसर सुनना होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर भैया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज सेट अप द इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, ऑफ इंडिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ। देखिए आईआरडीए, देखो सबसे पहली बात तो ये पहले खाली आईआरडीए हुआ करता था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको एस्टैब्लिश किया गया आईआरडीए एक्ट 1999 के अंतर्गत। इसमें ऑफ इंडिया शब्द जोड़ा गया है 2017 में। तो अभी आईआरडीआई हो गया, ये आपके देश के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो आईआरडीए ने भैया इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को एस्टैब्लिश किया। उसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन ए कह रहा है कंपाइलिंग मार्केट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर बेटर रेगुलेशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो भी मार्केट डेटा और स्टैटिस्टिक्स होता है उसको कंपाइल करता है ताकि बेटर रेगुलेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम कर सकें। मैनेजिंग द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस फॉर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, सभी इंश्योरेंस कंपनीज के जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस होते हैं उनको मैनेज करना। सी करा इशूइंग इंश्योरेंस सर्टिफिकेट टू पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स यानी जो इंश्योरेंस बॉन्ड्स होते हैं वो जारी करना। डी करा रेगुलेटिंग द प्रीमियम स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसका स्ट्रक्चर रेगुलेट करना। क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका आंसर बहुत सोच समझ कर देना भैया, क्योंकि इसमें आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, इसमें आपके आंसर गलत हो सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपके लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा? क्लियर है? नाम अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया है,
इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या सही आंसर बनेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 पर सही आंसर क्या बनेगा? क्या क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस देखता है? नहीं, ये खुद IRD, बेसिकली क्लेम सेटलमेंट तो पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है। अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो फिर आप चले जा सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी जारी करती है। अब तो ई इंश्योरेंस आ गया, ई इंश्योरेंस में आपको बॉन्ड वगैरह जो फिजिकल पेपर वो भेजने की जरूरत ही नहीं, आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेगा इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो 4 इस समय भारत में ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन होगा। प्रीमियम स्ट्रक्चर को रेगुलेट नहीं करते। आंसर आपका बचा ए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी? मल्होत्रा कमेटी की इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है? मल्होत्रा कमेटी, गवर्नमेंट स्टेक इन द इंश्योरेंस कंपनी टू बी ब्रॉट डाउन 50%। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन कौन सी नहीं, ये बताना है। पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है इंश्योरेंस कंपनी में उसको कम करके 50% तक लाना। गवर्नमेंट शुड टेक ओवर द होल्डिंग्स ऑफ जीआईसी। जीआईसी का मतलब है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 1972 में अधिनियम आया था। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए जीआईसी की होल्डिंग और उसकी जो सब्सिडरीज हैं, क्लियर है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके कॉर्पोरेशन की तरह। सी कर ऑल द इंश्योरेंस कंपनी शुड बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम टू ऑपरेट। सारे इंश्योरेंस कंपनीज को फ्रीडम दिया जाना चाहिए ताकि वो ठीक से ऑपरेट कर पाए, फ्रीली ऑपरेट कर पाए। डी कह रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन द मार्केट। मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिटेड होना चाहिए, निषिद्ध होना चाहिए। मल्होत्रा कमेटी, चलिए मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं, मल्होत्रा कमेटी बनी थी इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के लिए मल्होत्रा कमेटी बनी थी। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही आपका मैं अतिरिक्त जानकारी अपनी तरफ से दे रहा हूं भैया। जितने भी बैंकर्स आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। आंसर करते चलिए। देखो यहां आंसर गलत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर करो। यहां गलती हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही IRDA आया। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही बैंक एश्योरेंस आया। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को इंट्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया। यहां पर सही आंसर होगा डी, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट का मामला होता है, इंश्योरेंस का होता ही नहीं है, तो इसकी मल्होत्रा कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वही पूछा गया था कि कौन सा रिकमेंडेशन नहीं, तो डी रिकमेंडेशन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL was established with NARCL. In NARCL, the public sector bank hold stake in NARCL. IDRCL नहीं, यहां पर कर दो NARCL। देखो NARCL को और IDRCL को एक साथ स्टैब्लिश किया गया था। आपको बताना है कि NARCL में पब्लिक सेक्टर बैंक की कितनी स्टेक होल्डिंग है। तो इसमें देखिए ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं, इसको यहीं पे बता दे रहे हैं। NARCL को ही हम बैड बैंक कहते हैं। NARCL इसका पूरा नाम है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसी को हम बोलते हैं भैया बैड बैंक। इसी को हम क्या बोलते हैं गुरु? बैड बैंक। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% है। और IDRCL में ये ध्यान से समझिएगा, दोनों एक साथ स्टैब्लिश हुए थे, दोनों एक साथ स्टैब्लिश हुए। IDRCL का मतलब होता है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। बेसिकली ये प्रैक्टिकली यही सारे काम करती है। इसका पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें स्टेक होल्डिंग रखते हैं 49%। NARCL का पूछा जा रहा है तो आंसर इसका बनेगा 51%, है ना? क्या कहा जा रहा है? इन NARCL द पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड स्टेक्स इन NARCL। क्लियर है इतनी बात भैया? तो 51%, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर IDRCL का पूछा जाता तो 49% आंसर बनता। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नैबफिड के बारे में स्टेटमेंट दिए गए। नैबफिड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का लोन प्रोवाइड करने के लिए एक डेवलपमेंट बैंक जो है एस्टैब्लिश किया गया था, नैबफिड जिसको कहा जाता है। तो नैबफिड के बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट अपने आप को बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। नैबफिड में रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड अदरवाइज। नैबफिड जो है लोन और अदरवाइज, मतलब लोन या और भी तरीके से पैसा रेज कर सकता है। या नैबफिड कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नैबफिड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार नहीं ले सकता है। इनिशियली शुरुआती दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट के 100% स्टेक्स होंगे नैबफिड में। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है द शेयर ऑफ यूनियन
गवर्नमेंट में सब्सिक्वेंटली बी रिड्यूस बाय 49%। धीरे धीरे करके ये आगे फेज्ड मैनर में 49% तक केंद्र सरकार का जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर दिया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ए कह रहा केवल पहला तीसरा, बी कह रहा पहला दूसरा, सी कह रहा दूसरा तीसरा चौथा, और डी कह रहा पहला दूसरा तीसरा चौथा। सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें से सही है। नैफिड क्या है मैंने आपको बता दिया, 2021-22 के वित्तीय वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, याद रखिएगा, 1 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया था और शुरुआती वर्षों में भारत सरकार ने इसमें 5,000 करोड़ रुपए का ग्रांट भी देने की बात की है। अब इतनी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, मुझे डर लगता है ऐसा तो नहीं ये सारे क्वेश्चंस आगे बने हुए हों। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? बैंकर्स आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े गुरु, आगे बढ़े। चलिए देखिए कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। नैफिड लोन्स के फॉर्म में पैसा उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। नैफिड बॉन्ड वगैरह भी जारी कर सकता है और उसकी जिम्मेदारी इनिशियली भारत सरकार ने लेने के लिए भी कही है। नैफिड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर सकता है, लेकिन 100% शेयर्स इसमें भारत सरकार के थे, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं कहा जा सकता। इसके परसेंट और कम करना, 26% तक लाना। तो केवल यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ईज 5.0 इंट्रोड्यूस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो ईज 5.0 लाया गया था 2021-22 में, उसका प्राइमरी फोकस क्या है? ईज इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसका पूरा नाम है इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये आरबीआई और भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया कैंपेन है पब्लिक सेक्टर बैंकों या बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2018 में लाया गया, 2019 में शुरू हुआ। आपकी किताब में 5.0 तक ही दिया गया है, जबकि 2023 यानी पिछले वर्ष में 5.6 भी आ चुका है ना। 5.6 कह रहा हूं, 6.0 आ चुका है, 5.0 तक आपका दिया गया। खैर 5.0 में पूछा गया क्या प्राइमरी फोकस था? एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में तेजी से ब्रांच का एक्सपेंशन करना, या डिजिटल बैंकिंग विद एन एम्फेसाइज ऑन इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, डिजिटल बैंकिंग पर ज्यादा एम्फेसिस होना और जिसमें कस्टमर सर्विस को एनहांस किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रेडिट स्कीम फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए न्यू क्रेडिट स्कीम लाना, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। क्लियर है? तो अभी तक आपके जो ईज हैं वो 6.8 यानी इसके 6 संस्करण आ चुके हैं। 2023 में छठा संस्करण आ चुका है। आपकी किताब में खाली 5.0 तक दिया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा भैया? तो इसके लिए दुरुस्त आंसर होगा बी। 5.0 में डिजिटल बैंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया और 6.0 में दिया गया है एआई, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ एनएआरसीएल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग स्ट्रेस एसेट एक्वायर्ड? देखिए एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये एक एआरसी है, एआरसी के रूप में स्टैब्लिश हुआ। इसी को हम बैड बैंक के रूप में भी जानते हैं। आपको ये बताना है कि अगर हम एनएआरसीएल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो रिस्पॉन्सिबल है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जो आपके स्ट्रेस एसेट हैं उसको देखने के लिए, उसको इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए? आरबीआई है, डीआरटी है, या इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, आईडीआरसीएल है, या आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 पर सही आंसर? सही आंसर क्या होगी? एनएआरसीएल में रिस्पॉन्सिबल कौन है? एनएआरसीएल के बारे में बात पूछी जा रही है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। एनएआरसीएल के विषय में जो है सवाल किया जा रहा है। देखो एनएआरसीएल इस्टेब्लिश किया गया तो एनएआरसीएल के साथ कौन सी कंपनी है जिसका काम है जो भी आपका स्टेट एसेट है उसको मैनेज करना, उसको रिकवर करना दोबारा? तो एनएआरसीएल के लिए आईडीआरसीएल इसीलिए स्टैब्लिश किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आईडीआरसीएल ही ये प्रैक्टिकल, एनएआरसीएल तो बैंकों से जाके बात करेगा, उनके एनपीएस को परचेज करेगा, उनके स्टेट एसेट को। एनएआरसीएल उसको मैनेज करेगा, उसकी रिकवरी का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनएआरसीएल एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इन इंडिया? क्लियर है? एनएआरसीएल, देखिए एनएआरसीएल भी एक एआरसी ही है, इसको बैड बैंक कहते हैं, लेकिन एनएआरसीएल और जो बाकी एआरसीज हैं उनमें क्या अंतर है? एनएआरसीएल फोकस ओनली ऑन स्मॉल वैल्यू एनपीए, एनएआरसीएल छोटी वैल्यू के एनपीए पर फोकस करता है। एनएआरसीएल इज अ गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी वेयरएज प्राइवेट एआरसीज आर नॉट। जो एनएआरसीएल है उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है, लेकिन बाकी प्राइवेट एआरसीज में ऐसा नहीं है। एनएआरसीएल ऑपरेट करता है बैंकिंग सेक्टर से अलग, जबकि एनएआरसीएल, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है एनएआरसीएल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट। एनएआरसीएल स्टेट एसेट को रिजॉल्व करने में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये स्टेटमेंट तो आपको पता है कि गलत स्टेटमेंट है, ये तो कोई अंतर हुआ ही नहीं। बताइए भैया। और एआर आप लोग तब तक इसका आंसर करते चलिए।
एनएआरसीएल का अपना खुद का अधिनियम है और बाकी के जो एआरसीज हैं वो डिफाइन किए गए हैं सरफेसी एक्ट के सेक्शन 3 में। सरफेसी एक्ट के सेक्शन 3 में उनको डिफाइन किया गया है। आंसर करिए इस पर, क्या होगा दुरुस्त आंसर? आंसर करो भाई। चले आगे बढ़ें। देखिए एनएआरसीएल पर भी मैंने पीछे आपको बताया, पब्लिक सेक्टर बैंकों की 51% की हिस्सेदारी है। एनएआरसीएल गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, जबकि बाकी एआरसीज ऐसा नहीं होते, इसलिए बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। आज हम लोगों ने मॉड्यूल सी को विधिवत तरीके से पढ़ा, कवर किया। मॉड्यूल सी में 5 क्लासेस आई हैं, आज 5वीं क्लास थी। क्लियर है बाबू इतनी बात? अरे हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है बैंकर्स इतनी चर्चा? चलो गुरु, इसके अलावा एक बढ़िया न्यूज ये है, 30 तारीख तक आपको हमारे कोर्सेज पर एक बढ़िया जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। वो जो भी फीस होगी उस पर एडिशनल आपको अतिरिक्त 15% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ अपना कूपन कोड जो है मंथ एंड 15। ये हमारे सारे जेआईबी के कोर्सेज में, चाहे वो महापैक हो, 1 ईयर का महापैक हो, चाहे वो 2 ईयर का महापैक हो, इन सब पर ये अप्लाई किया जा सकता है। कोई भी महापैक हो, चाहे वो हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच हो, ये बिल्कुल अभी नया आपके लिए लॉन्च किया गया है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इस समय सबसे बढ़िया बैच है भैया, जिसमें आपको थ्योरी, एमसीक्यू, केस स्टडी विधिवत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं हर विषय पर। तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोड वही होगा मंथ इन 15% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। फाउंडेशन बैच ये कंप्लीटली थ्योरी का बैच है, जबकि इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? तो इसमें भी आपके लिए अप्लाई होगा, तो ये भी आपके लिए है, आप इसको देख सकते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच आपके लिए है, सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, आप अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रुका हुआ है उस पर भी मंथ इन 15, मतलब सारे कोर्सेज पर मंथ इन 15 आप अप्लाई कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको याद है ये सिर्फ और सिर्फ 26 तारीख से 30 तारीख तक ही आपको सुविधा मिलेगी। ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर के बाद आपको ओरिजिनल फी पे करनी होगी। अभी तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आप अवेल कर सकते हैं इसे। इसके अलावा हमारी फिजिकल बुक्स आ गई भैया, जबरदस्त किताब है, बहुत अच्छा रिव्यू आया है। जेआईबी के चारों सब्जेक्ट पर है, क्रिप्स है, कंसाइज्ड और अच्छी बुक है। 1224 में सिर्फ आपको मिल जाएगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये उपलब्ध है, बहुत ईजिली आप इसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड है डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप का, आपके लिए ही बनाया गया है। ये आप कोई भी सवाल यहां पर कर सकते हैं, मैं सवालों के जवाब के साथ यहां पर बना रहता हूं। क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। क्लियर है बाबू इतनी बात? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल शाम को, क्योंकि मेरी आपसे रोज शाम को मुलाकात होती है, ट्यूसडे से लेकर संडे तक, कल शाम को 7 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी मॉड्यूल डी की पहली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।